جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। यास्मीन राशिद साहिबा को कोर कमांडर हाउस हमले के मुकदमे में बरी किया जाना, अदालत की जानिब से बेगुनाह करार दिया जाना हुकूमत के लिए कितना बड़ा सियासी धचका है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा। अली अमीन गंडापुर को खान साहब ने कुछ नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उस पर भी बात होगी। परवेज इलाही साहब के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं और उसके साथ साथ इमरान खान और नवाज शरीफ साहब में जो बुनियादी फर्क है, अगर आप मीडिया को देखें, आलमी मीडिया को देखें, उसके तनाजुर में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कोशिश होगी कि आज के इस ब्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। और ऑडियो और वीडियो के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला सामने आया है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को कोर कमांडर हाउस पर जो हमला हुआ था उस मुकदमे में अदालत ने उनको बेगुनाह करार दे दिया है। अब इसकी वजह से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को तो कानूनी तौर पर रिलीफ मिली है, लेकिन हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला बन गया। हुकूमत का तो टोटल सियासी बयानिया ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बतौर जमात इसमें मुलविस है, उन्होंने उधर हमला किया, ये दहशतगर्द हैं, इनसे बातचीत नहीं हो सकती। और जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं वो मरकजी रहनुमा हैं पंजाब की, उनकी बरियत का मतलब ये है कि जमात इस तरह उसमें मुलविस नहीं थी। हाँ, बाकी वहां पे जो हमला हुआ उसका से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, उसमें जो लोग मुलविस हैं उनको कानून के मुताबिक सजाएं मिलनी चाहिए, ये नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये जो हुकूमत ने इसके ऊपर सियासी बयानिया बनाने की कोशिश की थी कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक तरीके से सियासी बयानिया बनाया जाए और कहा जाए कि जनाब ये तो इस काबिल नहीं है, इनसे बात नहीं हो सकती, ये जलाओ गिराओ वाले लोग हैं। अच्छा, इसके ऊपर खान साहब ने भी एक ट्वीट की है और अपनी ट्वीट में वो लिखते हैं कि यास्मीन राशिद को कोर कमांडर लाहौर की रिहायशगाह में जो जलाओ गिराओ का मामला था उसमें बिल्कुल मासूम या बेगुनाह करार दे दिया गया है। इसका साफ मतलब ये है कि मरकजी पंजाब की सदर के तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर जमात इस जो सारा जो वाकया था, ये जो जलाओ गिराओ था, इससे कोई ताल्लुक नहीं, कतन उनका कोई किरदार नहीं। कुछ लोगों ने ये जरूर किया, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बतौर जमात जो है जो कहा जा रहा है कि जी प्लानिंग करके ये किया गया था, उसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। और ये इल्जाम हुकूमत लगाती है, बार बार हुकूमती शख्सियात जो हैं, पीडीएम की शख्सियात जो हैं, दीगर मौजूद जो खान साहब के मुखालफीन है सियासी, वो ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि जनाब ये तो खुदा न खास्ता एक दहशतगर्द तंजीम है, इनसे बात नहीं हो सकती। अच्छा, तहरीक इंसाफ के खिलाफ सारा क्रैकडाउन इसी जवाज की आड़ में किया गया। खान साहब ने ये ट्वीट में लिखा है कि यही जवाज बना के कि जनाब बतौर जमात हम लोगों ने जलाओ गिराव किया है, मनसूबाबंदी की है, जिसकी वजह से हमारे खिलाफ ये सारा क्रैकडाउन किया गया और ये कहा गया कि जी इन पर तशद्दुद कार्रवाइयों की जमात की सतह के ऊपर हमने मनसूबाबंदी की है। इस बयानिए की तो अब वाकतन धज्जियां उड़ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अब तो इस बयानिए की वाकई धज्जियां उड़ चुकी हैं कि जनाब कि हम बतौर जमात इसमें मुलविस थे, क्योंकि यास्मीन राशिद साहिबा जो मरकजी सदर हैं पंजाब की, उनको बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि जनाब उनका कोई किरदार नहीं। तो ये एक तरह से हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सियासी धचका है, क्योंकि वो एक सियासी बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसके साथ साथ ये भी देखने की जरूरत है कि वाकया तो हुआ ना, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, वो तो हुआ। अब उसमें जो लोग मुलविस हैं इसकी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। कतन ये काबिल कबूल नहीं है कि इस तरह के वाकये, सियासत, सहाफत, सब कुछ आप करें, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जनाब आप मुल्की मफाद को ही दाव पे लगा दें। तो अब इसकी प्रॉपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट लेवल या हाई कोर्ट लेवल के कोई जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए कि पता चलाया जाए, अगर तहरीक इंसाफ इसमें मुलविस है तो उनको भी सामने लाया जाए, कोई और इसमें मुलविस है या कोई भी मुलविस नहीं है, जो भी है ये सारी तहकीकात होनी चाहिए और अदालती सतह के ऊपर इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी तहकीकात होंगी। अच्छा, अगली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब परवेज इलाही साहब को हवाले से। परवेज इलाही साहब को कल एक अदालत ने बरी किया, उसके ऊपर जो निगरान हुकूमत है जिसके अपने 90 रोज का टेन्योर पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी वो हैं, इसलिए कि मुल्क में आपको पता है इंतखाबात नहीं हो सकते, हालात बड़े खराब हैं, पैसा नहीं है, तो जिसकी वजह से जो 90 रोज के लिए आए थे आनी तौर पे, अभी भी वो बैठे हुए पंजाब के अंदर। उनके एक वजीर ने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जनाब जज साहब जो ठीक नहीं है, ये मसला और वो मसला, और जो ही परवेज इलाही साहब को रिहा किया गया तो उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। आज उनको गुजरांवाला की अदालत में पेश किया गया तो वहां पे भी अदालत ने कहा कि इंतहाई भोंडा मुकदमा है, वहां पे भी वो केस में बरी हो गए। फिर उनको दोबारा एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया और अब उनको लाहौर ले गए। तो कल वाले जज साहब बुरे थे, आज वाले जज साहब पता नहीं, वो भी अब इस हवाले से भी क्या पता निगरान हुकूमत जिनके अपने 90 रोज पूरे हो चुके हैं वो कोई इस हवाले
حوالے سے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کرے گی یا کوئی پریس کانفرنس کرے گی، اس لیے کہ اس وقت لگتا ہے ایسے کہ پورا ملک کی پریس کانفرنسز سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو ملک کی حالت ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے۔ اینی وے آپ پرویز الہی صاحب کو لاہور میں لے گئے ہیں وہ، اور شاید ادھر وہاں پہ ان کو پیش کیا جائے گا۔ اچھا، پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی جناب، اور آج جو یاسمین راشد صاحبہ کو رہائی ملی اس حوالے سے بی بی سی نے بھی اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کور کمانڈر ہاؤس حملے کے مقدمے سے بری، پرویز الہی 2 مقدمات میں بری ہونے کے بعد دوبارہ گرفتار۔ اچھا، اب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کو پھر عالمی میڈیا بھی دیکھتا ہے کہ یہ ہو رہا کیا ہے، کہ ایک مقدمے سے چھوٹتے ہیں، دوسرے سے وہ پکڑ لیتے ہیں، باہر نکلتا ہے بندہ، دوبارہ پکڑ لیتے ہیں، جب تک وہ پریس کانفرنس نہیں کرتا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اسی کی وجہ سے عالمی سطح کے اوپر بھی جناب یہ جو ہے خبریں آپ کو ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہیں۔ آج گارڈین کی ایک سٹوری ہے، اس کے علاوہ بلوم برگ کی سٹوری ہے، اور گارڈین کی سٹوری کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کے تشخص کے لیے قطعاً درست نہیں ہیں۔ اچھا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ نواز شریف 4 سال سے بیٹھے ہوئے لندن میں تقریباً، لیکن عالمی میڈیا میں ان کی کوریج نل بٹا نل ہے، اور عمران خان جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، اور عالمی میڈیا میں ان کی جو کوریج ہے اس کی 2-3 وجوہات۔ ایک وجہ تو یہ کہ نواز شریف صاحب کو تھوڑا بہت جو کسی نے اپروچ بھی کیا عالمی میڈیا نے، انہوں نے کسی سے بات کرنے سے انکار کر دیا، وہ کسی سے بات نہیں کرتے، ان کو پتا ہے کہ جناب کیا پتا کوئی غلط بات ہو جائے، ایسی ہو جائے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے ایک بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے میرے خیال میں شاید اس کی وہ بھی کوئی ایک ریزن ہو کہ اس انٹرویو کے اوپر بڑی لہدے ہوئی تھی، ڈار صاحب نے بھی بڑی کمپلین کی تھی کہ بی بی سی نے بڑی زیادتی کی ہے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان روز عالمی میڈیا کو جناب انٹرویو دے رہا ہے، روز عالمی میڈیا ان کی کوریج کر رہا ہے۔ اچھا، اب عمران خان اور نواز شریف میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عمران خان کوئی وزیر اعظم بن کے جو ہے عالمی میڈیا کی نظروں میں نہیں آیا، جس طریقے سے نواز شریف صاحب ہیں یا بے نظیر بھٹو ہے یا یہ وہ جو کہتے تھے جی بھٹو خاندان بڑا عالمی میڈیا ان کو جانتا ہے، نہیں، وہ ان کی اب پہچان اتنی رہ گئی ہے کہ جو مبینہ کرپشن کے مقدمات ہیں، آپ ادھر کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، ان اخبارات میں جو سوئس مقدمات ہیں یا آپ کی راک ووڈ اسٹیٹ ہے اس پہ بی بی سی نے بات کی، اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنی، وہ سب کچھ عمران خان کے اوپر اس نوعیت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ دیکھتے ہیں اس لیے کہ جو صحافی مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی نظر آتا ہے کہ جی 3 سال سے وزیر اعظم تھا تو کیا لندن میں اس نے کوئی جائیداد بنائی، کیا اس نے جناب پیناما میں کچھ بنا لیا، کیا اس نے جناب مناکو میں کچھ بنا لیا، فرانس میں کچھ بنا لیا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو لندن بھی نہیں آیا، اپنے بچوں سے بھی نہیں ملا۔ تو یہ سارے وہ دیکھتے ہیں نا، تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ ایک تو ان کو نظر آتا ہے کہ کس کا کیا کردار ہے، کہ ایک اتنے غریب ملک جہاں پہ لوگوں 45% جو بچے ہیں وہ روٹی بھی صحیح نہیں کھا سکتے، غذائی قلت کا شکار ہیں، اور ان کے جو حکمراں ہیں ان کے لندن کے سب سے مہنگے علاقوں میں وہ رہتے ہیں، مہنگے سٹورز میں وہ پھرتے ہیں۔ تو یہ کیا جو مغرب کے صحافی ہیں، جو میڈیا ہے، وہ کیا روٹی کو چوچی کہتے ہیں؟ ان کو نظر نہیں آتا، وہ کوشچن کرتے ہیں نا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے غریب ملک کے لوگ جہاں پہ لوگوں کی بری حالت ہوئی، آٹے کی لائنوں میں لوگ مر رہے ہیں، اور ان کے حکمراں ہمارے ملک کے بھی اس پوش علاقوں میں ان کی جائیدادیں جہاں پہ 95% کیا 99% یورپی ممالک کے لوگ بھی جائیداد نہیں خرید سکتے، تو ان کے ذہن میں بھی یہ چیز آتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ عمران خان کو ہمیشہ پازیٹو نظر سے دیکھا ہے عالمی میڈیا نے، اور اس کی وجہ یہ نہیں دیکھا کہ بغیر کسی وجہ کے پازیٹو نظر سے دیکھا۔ ان کا جو شوکت خانم ہے، یونیورسٹی کا کام ہے، ان کا جو کرکٹ کا کیریئر ہے، اور یہاں پہ بھی جس طرح پاکستان کے اندر ان کی ایک ریپوٹیشن ہے خان صاحب کی عوام کے اندر کہ جناب وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، آلدو کہ اس وقت حکومت بڑی کوشش کر رہی ہے کہ ان کا ووٹ بینک ٹوٹ جائے، لیکن میجورٹی جو ہے اس وقت بھی عمران خان کا جو ووٹر سپورٹر ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسی طرح برطانیہ جیسے ممالک میں، یورپی ممالک میں ایک پازیٹو امیج ہے عمران خان کا، اور پازیٹو امیج کیا ہے، اس کی سالڈ وجوہات ہیں جو اوور دا ایئرز صحافیوں نے، سیاستدانوں نے، وہاں کے لوگوں نے وہ خود دیکھی ہیں، ان کا مشاہدہ کیا ہے، اور اس وجہ سے وہ امیج بنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو وہاں کا میڈیا جس قسم کی اب کوریج دے رہا ہے، اور جس قسم کی پاکستان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں، جناب برطانیہ کے اخبارات میں، برطانیہ کے میڈیا میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بنیادی فرق ہے کہ ان لوگوں میں اور عمران خان صاحب میں، عمران خان کی وجہ شہرت کوئی وزیر اعظم بننا نہیں ہے، اس کا جو چیریٹی کا ورک ہے، اس کی جو دیگر جو ہے چیزیں ہیں، اچیومنٹس ہیں، ان لوگوں کی وجہ شہرت کیا ہے، کبھی پاناما تو کبھی کوئی
डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की, और जनाब कभी कोई स्विट्जरलैंड का केस, स्विट्जरलैंड में एक भुट्टो खानदान को अगर अखबारात में कोई खबर छपी होगी वो किस हवाले से छपी होगी कि जनाब वहां पे जो केस चल रहा था, फिर वहां से जो कुछ होता रहा, लंदन में जो उनकी जायदादें निकली या जो भी हुआ, जिस भी मोजिज खानदान की या जमात से ताल्लुक रखने वाले लोगों की, वो पनामा में जिसका नाम सामने आया, जिस खानदान का, वो सब कुछ है सामने है। तो इस तरीके से मगरबी मीडिया उनको देखता है, तो वो जो एक नेचुरल सिंपैथी है वो आपको नजर नहीं आती, एक रिजेंटमेंट नजर आती है। मैंने खुद आलमी मीडिया में काम किया है, मैं मुख्तलिफ लोगों से बात करता हूं, तो वो जो हैं आपके सहाफी भी हैं मगरिब के, वो भी, उनको इस चीज पे बड़ी हैरानगी होती है और बड़ी उनको एक तरह से, जिसे आप कह सकते हैं, हो सकता है गुस्सा भी आता हो। जिस तरह जब भी वो जाते हैं अफ्रीका के ममालिक में, वो अक्सर ये बात करते हैं, हम जब बैठ के बात करते होते थे कि अफ्रीकी ममालिक के जो हुक्मरान हैं उनकी इतनी ज्यादा जायदादें हैं यहाँ पे, और वहां पे अवाम भूखी नंगी मर रही है। इसी तरह वो जिक्र पाकिस्तान का करते होते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर आपके मुल्क में ये हालत है कि अवाम भूखी है, नंगी है, अवाम बुरे हालात में, और आप लोगों के हुक्मरान जो है उनके जनाब को भी पता चलता है कि कोई किसी का, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, किसी का जनाब स्पेन में है, तो किसी का फ्रांस में है, तो किसी का लंदन में है, किसी का न्यूयॉर्क में भी अपार्टमेंट है, किसी का वहां पे भी है। तो ये सारी चीजें ओवर द ईयर्स जो है ना वो देखते रहे हैं। तो इसी वजह से जब उनकी हुकूमतों का खात्मा हुआ और जब वो अपना एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो मगरबी मीडिया ने उस तरह उनको अहमियत नहीं दी, इसलिए कि वो बहुत कुछ, उनका पीछे बैगेज बड़ा हैवी है। लेकिन खान साहब का मैंने पहले अर्ज किया कि एक मुख्तलिफ केस है, और उसी की वजह से अब आप देख रहे हैं कि आलमी सतह के ऊपर जो प्रेशर आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा का सदर बना दिया। जी हाँ जी, जमात का सदर बना दिया है। बहुत सारे लोग जमात को छोड़ के जा रहे हैं। जमात के अंदर आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी, एक सीनियर बंदे से, और मैं पूछ रहा था कि जी ये जो आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं, कितनी आपकी जमात कमजोर होगी। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। वो लोग हैं जो बाद में आए थे, उनको इंपॉर्टेंट चीजें मिल गई या ये, और वो अच्छा है कि ये सारे छोड़ के जा रहे हैं। नई नौजवान की आदत सामने आएगी और आने वाले इंतखाबात में आप देखेंगे कि ये बेहतर परफॉर्म करेंगे, और जो लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं उनको उनकी सीटों के लाले पड़ जाएंगे, वो अपनी सीटें भी नहीं जीत सकते, ये हम गारंटी से आपको कह रहे हैं। और बाकी हालात भी इसी किस्म के हैं कि जहांगीर तरीन साहब ने 3 साल हुकूमत से अलहदा होकर भी अपना एक साख को बचाई रखा। अब वो एक जमात लेके बीच में आ रहे हैं, पर टू बी ऑनेस्ट जो है ना बुरी तरीके से नाकाम हो रहे हैं। जिन पीटीआई के लोगों से भी उन्होंने राब्ते किए, उन्होंने कहा कि भाई आपका कौन सा वोट बैंक है। तो इसमें जो सारे अमल में जो है और कोई डैमेज हो या ना हो, मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन साहब ने वो जो अपनी एक रेपुटेशन बचा के रखी हुई थी 2-3 साल, तो वो मुझे लगता है कि वो भी अब स्टेक के ऊपर है। अब देखते हैं कि पार्टी आती है या नहीं आती, कितने लोग उनके साथ जाते हैं। इलेक्टेबल्स जाएंगे भी तो मेरे ख्याल में उनका अपने हल्के जीतना मुश्किल हो जाएगा। जो साउथ पंजाब का कहते हैं जी, साउथ पंजाब में जो अभी जिमनी इंतखाबात हुए थे पंजाब के, 9 में से 6 सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ जीत गई थी, और सारे इलेक्टेबल्स दूसरी साइड पे थे। जहांगीर तरीन साहब भी दूसरी साइड पे थे, सारी जमातें भी दूसरी साइड पे थी। तो साउथ पंजाब में भी किस भाव जो है बिकती है वो भी इनको पता चल जाएगा आने वाले इलेक्शंस के अंदर। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ऑडियो वीडियो के हवाले से है। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब जो है गालिबन जस्टिस शाहिद जमील साहब, उन्होंने एक मुकदमे में ये कहा है, ये फैसला दिया है कि जो जिसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड होती है वो असल में विक्टिम है। ये प्राइवेसी को आप किस तरह जनाब किसी की इस तरह इन्वेड कर सकते हैं, और जब तक ये सोर्स ना पता और जिसने ऑडियो रिकॉर्ड ना की हो वो सामने आके ना बताए कि जनाब मैंने ही रिकॉर्ड की है, तब तक उसकी कोई हैसियत नहीं। और यही वीडियो का उन्होंने कहा, और ये एक ऐसा केस है जो आने वाले दिनों में टू बी ऑनेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे तो सारी चीजें ऑडियो वीडियोस पे खड़ी हैं। और उस दिन बाबर सरतार साहब ने भी, जो जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी एक मुकदमे में कहा था पहले ये तो पता चलाया जाए ना कि ये ऑडियोज रिकॉर्ड कौन करता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑडियो वीडियो का मसला था जनाब दोनों मोजिज जज साहिबान के सामने, तो उन्होंने ये क्वेश्चन उठा लिया हैरत अंगेज तौर पे, इतनी बड़ी और इतनी ज्यादा ऑडियोज ला के रखी गई जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के सामने, एक कमीशन बना दिया गया, तो उन्होंने कोई रिमार्क भी नहीं दिया, कोई पूछा भी नहीं कि यार ये इसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है, प्राइवेसी इस हवाले से क्या कहती है, उसका कानून क्या कहता है, ये रिकॉर्ड कौन करता है। मेरे ख्याल में वर्कलोड इतना ज्यादा था, इतनी ज्यादा ऑडियोज थी कि उनके जहन में ये सवाल नहीं आया होगा। लेकिन अब ये जो लाहौर हाईकोर्ट का फैसला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है, और इसके जो है ना आने वाले दिनों में आपको दूर रस, जिसे मैं आप कह सकता हूं कि नताइज भी निकलेंगे। तो ये अब तक की सूरत हाल है जनाब, ये सियासी सूरत हाल है कि लोग छोड़े जा रहे हैं,
چھٹتے ہیں اور دوبارہ گرفتار ہو جاتے ہیں. پرویز الہی صاحب کا آپ نے دیکھا, اب یاسمین راشد صاحبہ کو عدالت نے تو بری کر دیا, پتہ نہیں ابھی تک ان کو رہائی ملی ہے یا نہیں ملی. جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک سچویشن کلیئر نہیں ہے, لیکن جو بھی اس حوالے سے سچویشن ہوگی میری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپڈیٹ رکھا جائے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.